कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको हिंदी का जो 19 मार्च के लिए पेपर है ना आपका, उसके लिए एक बेहतरीन सा मॉडल पेपर बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं मैं लगातार आपकी तैयारी करा रहा हूं। आपको इस पेपर से फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन तो यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, जो एग्जाम हॉल में हुबहू देखने को मिलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड मिल जाएंगे, जो कि वहीं पर आपको इक्का दुक्का थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा, यानी कि आपको एक तरीका हो जाएगा कि किस तरह का पेपर अपना आएगा। और यदि वास्तव में आप अच्छे से नंबर प्राप्त करना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा। चलिए तो देर किस बात की, फटाफट से शुरू करते हैं। विराट के प्रति जिज्ञासा की जो भावना है वो मिलती है छायावाद में। कविता आओ मिलकर बचाए, इसमें चिंता व्यक्त की गई है। किसकी चिंता की गई? तो आदिवासी समाज की, क्योंकि आदिवासी समाज में शराब की बुरी लत बढ़ती जा रही है कवि के अनुसार। भारतेंदु काल में नाटक के नाटककार है शंभुनाथ सिंह। कुएं की खुदाई इस औजार से की जाती है, बसोली से। ठीक है। पत्रकारिता लोकतंत्र का स्तंभ है, कौन सा? चौथा। ठीक है। निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है नाभिक। कबीर ने ईश्वर की एक सत्ता मानी है। काव्य में सादुककड़ी भाषा का प्रयोग कबीरदास जी ने किया है। मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे थे। लेखक के अनुसार लेखक कुमार गंधर्व के अनुसार लता ने करुण रस के साथ अपेक्षाकृत उतना ही न्याय नहीं किया है। डायरी नितांत व्यक्तिगत रचना है। काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाला धर्म अलंकार कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। और सबसे खतरनाक आ जाएगा यहाँ पर अवतार सिंह संधूपास। गलता लोहे का मिलान आपका हो जाएगा शेखर जोशी से। आलो आधरी का मिलान आपका बेबी हलदार से। स्वलेखन को अपन कहते हैं डायरी, क्योंकि खुद के द्वारा लिखी जाने वाले को डायरी कहते हैं। रश्मि रथी का मिलान आपको करना है रामधारी सिंह दिनकर। और तो क्या है आपका? निपात शब्द है ही भार, ये क्या है आपका? निपात है। और भाव पल्लवन आपका आ जाएगा भाव विस्तार के नाम से भी इसको अपन जानते हैं। रीतिकाल को अन्य नाम दिया गया, कौन सा नाम? श्रृंगार काल। नेहरू जी के सवालों का जवाब किस व्यक्ति ने दिया? हट्टे कट्टा जो जाट था ना, उसने दिया था। धरातल पर बहने वाले पानी को हम क्या कहते हैं? पालर पानी के नाम से जानते हैं। पटकथा की मूल इकाई क्या होती है? दृश्य होती है। काव्य के कितने भेद होते हैं? तो 2। विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं? महाकाव्य। सूत्र रूपी रूप से कही गई बात को विस्तार से लिखना अथवा समझना क्या कहलाता है? भाव पल्लवन। सत्य की बात करें तो यहाँ से देख सकते हैं पुरोहित बंशीधर तिवारी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। कृष्णचंद्र को सन 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। भारतीय संगीत सुर ताल राग और काल से संबद्ध है। डायरी नितांत अंतरंग रचना है। गजल का अंतिम शेर मुक्ता कहलाता है। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है। निर्गुण और सगुण काव्य धारा में अंतर बताइए। प्रयोगवादी काव्य की कोई 2 विशेषताएं। मानव शरीर का निर्माण किन पंचतत्वों से हुआ है? बस्तियों को शहर की किस आबो हवा से बचाने की आवश्यकता है? कहानी के तत्वों का उल्लेख कीजिए। लड़कियां यहाँ से देख सकते, क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा आपका। रेजारनी पानी किसे कहते हैं? शब्दकोश एवं संदर्भ ग्रंथ में क्या अंतर है? उदाहरण अलंकार की परिभाषा दीजिए। शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित देना है आपको। गजल की कुछ विशेषताओं और बारीकियां बताइए। बिंब के मूलभूत तत्व क्या है? मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। क्षेत्रीय शब्दों के कोई 2 उदाहरण देना है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार के होते हैं? कबीर त्रिलोचन का काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। कृष्णा सोबती कृष्णचंद्र की साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखना है। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, भाव पल्लवन लिखना है। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। हो गया इतना? ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 का पूरा सॉल्यूशन दूंगा, आपको चिंता नहीं करनी है ना। यहाँ से अपन देखेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ का इसका अथवा।
क्वेश्चन 20 वो कितना, इसके बाद में ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 21, ये इसका थोड़ा है, 21 के बाद में जाएगा क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन नंबर 23। प्रश्न छठा पढ़ते हैं, प्रगतिवाद के दो कवि और उनकी एक एक रचना है। देखिए, नागार्जुन, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली प्यासी पथराई आंखें। ठीक है, तो ये सतरंगे पंखों वाली दूसरी रचना होगी, तीसरी है प्यासी पथराई आंखें। केदारनाथ अग्रवाल, युग की गंगा, ठीक है, और फूल नहीं रंग बोलते हैं। हो गया इतना। चलिए अगला देखते हैं, भारतेंदु युग के दो लेखकों के नाम लिखिए। तो प्रताप नारायण मिश्र और चौधरी बद्री नारायण प्रेमधन। अगला है, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। देखिए यहां पे दीवाना का अर्थ है पागल। ठीक है, किसी के प्रेम में डूबा हुआ व्यक्ति दीवाना कहलाता है। कबीर भी प्रभु की भक्ति में लीन है, जबकि संसार बहा आडंबरों में उलझकर ईश्वर की खोज कर रहा है। इसलिए कबीर ने कहा है कि उन्हें स्वयं को दीवाना कहा है। चलिए अगला देखते हैं, मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है। ठीक है, मीरा कृष्ण के प्रति अनन्य की भक्ति जो है अनन्य है। वहां पूर्ण समर्पण के भाव के साथ अपने आराध्य को अपना पति मानकर उन पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है, जबकि सांसारिक लोग निजी स्वार्थ के चलते उनकी आलोचना करते हैं, उन्हें उलाहने देते हैं और उन पर तीखे प्रहार करते हैं। यहां तक कि उन्हें विषपान करने के लिए भी विवश कर दिया जाता है। इसलिए मीरा जगत को देखकर रोती है। बढ़िया से शांति से और धीर से आप तो बढ़िया से कवर करिए, मैं अब सारी चीज आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। द्विवेदी युग की गद्य की कुछ विशेषताएं आपको देनी है। ठीक है, चलिए तो इसको समझते हैं आगे को। देशभक्ति, सबसे पहले ये देशभक्ति। इस युग के काव्य में देश की भक्ति के ऊपर से कविताएं लिखी गई। मानव प्रेम, द्विवेदी युगीन कविताओं में मानवता के प्रति प्रेम की भावना विशेष देखने को मिलती है। तो ये आप लिख सकते हैं। तीसरा जो है, देखिए दो पूछता है, 2 नंबर में आता है, 3 नंबर तक आपसे कभी कभी पूछ लेता है ना। तो अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों का विरोध। इस काल की कविताओं में सामाजिक अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों का विरोध किया गया है। प्राकृतिक चित्रण, द्विवेदी युग की कविताओं में प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण देखने को, मनोहारी चित्रण मिलता है और वर्णन प्रधान कविता है। तो ये आप लिख सकते हैं। अच्छा, अब अगला है, निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। देखिए इस कथन का तात्पर्य यह है कि पद्य की तुलना में गद्य की जो रचना है उनको संपन्न करना कठिन काम है। क्या कह रहा है कि इस कथन का तात्पर्य यह है कि पद्य की तुलना में गद्य की रचना को संपन्न करना कठिन कार्य है। क्यों है? क्योंकि यदि आप कविता वाली चीज देखोगे ना, तो उसमें 4 पंक्ति में से एक पंक्ति भी सही हो जाए है ना, तो कवि की प्रसन्नता लोग करने लगते हैं। लेकिन ऐसा जब लेखक लिखता है ना, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये यही बात बोल रहा है कि क्योंकि अगर 8 पंक्तियों वाली कविता में यदि एक भी पंक्ति भावपूर्ण लिखी जाती है तो कवि प्रसन्नता का भागी हो जाता है। परंतु गद्य के संदर्भ में ऐसा नहीं देखा जाता है। गद्यकार को एक एक वाक्य सुव्यवस्थित एवं सोच विचार कर लिखना होता है। उसी स्थिति में ही गद्यकार की प्रशंसा के योग्य होता है। गद्य में निबंध लेखन बहुत ही कठिन कार्य है। निबंध को स्वरुचिपूर्ण, आकर्षक एवं व्यवस्थित होना चाहिए, इसलिए निबंध को गद्य की कसौटी कहा गया है। तो यहां से आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो, जितना हो सकता है मैंने समझाने का प्रयास किया है, ताकि आप याद भी कर सको, कोई दिक्कत नहीं, इतना कठिन प्रश्न भी नहीं। अगला है, शिव शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। तो यहां से आप इसको कंप्लीट कर लेना। इसके बाद ये तो क्वेश्चन आंसर है, इनको एक एक बार पढ़ोगे ना, जिसमें याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, और यहां से हो गया इतना। ये क्वेश्चन नंबर 10 है।
हो गया। चलिए, यहां पर पूछा है कि ले कितने प्रकार की होती है, तो ये देख लीजिए, ले, विलंबित ले, मध्य ले और दूत ले। दूत ले का मतलब सबसे जल्दी, तीव्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 को आप ध्यान से देखिएगा। इंटरनेट पत्रकारिता में दुनिया का को किस प्रकार, ठीक है, समेत लिया है। यहां से देखिए ये, और पटकथा लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे 5 पॉइंट बच्चों ने लिख दिए, 2 से 3 पॉइंट आप कर लोगे जिसमें काम हो जाएगा। देखिए, ये प्रश्न तो आपको पता ही है, 10th में भी आता है, 9th में आता है, 12th, सबको ये पता है ना। तो महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। आप क्या पढ़ो इसको, तो भर बच्चे बच्चे जानता है महाकाव्य और खंडकाव्य का अंतर को, तो ठीक है। ये हो गया इतना। मुक्तक छंद, यहाँ एक विषम छंद है। छंद मात्राओं का, वर्णों का प्रतिबंध नहीं होता। इसमें नाद तथा ताल के आधार पर पंक्ति के ले का विधान कर गतिशील बनाने का अनुग्रह किया जाता है, यही मुक्तक छंद कहलाता है। तो इसको देखिए, ये उदाहरण बहुत ही अच्छा रहेगा इसमें कि कोई दीवान कहता है, कोई पागल समझता है। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर लेना, पढ़ो जिसमें, है ना, समझ में आ गया। ये मुक्तक छंद है। और लक्षणा, शब्द शक्ति की परिभाषा, शब्द के मुख्य अर्थ में बाधा होने पर उसके सहयोग से रूढ़ि अथवा प्रयोजन के आधार पर अर्थ लक्षित कराने वाले शब्द शब्द शक्ति लक्षणा कहलाते हैं। यहां से देखिए प्रसाद गुण की परिभाषा, प्रभुजी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग भास समानी, ये इसका उदाहरण रहेगा। ये मुहावरा है, काला अक्षर भैंस बराबर। तो अशिक्षित होना, मोहन की जो पत्नी है उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। आंखों का तारा होना, ठीक है, बहुत ही प्यारा होना। तो यहां पर देख लीजिएगा, एक अनंत नाम का लड़का, वो अपने माता पिता के आंखों का तारा, इस तरह प्रयोग कर सकते हैं। राजभाषा की विशेषताएं लिखिए। देखिए, राजभाषा क्या है, सरकारी कामकाज की भाषा है, यह शिक्षा के माध्यम में प्रयोग की जाती है, यहाँ रेडियो दूरदर्शन के प्रयोग में की जाती है। राजभाषा की राष्ट्रीयता की भावनाओं को बल मिलता है, तो गेट ना। इसके बाद में निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन, और क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो भवानी प्रसाद मिश्र और दुष्यंत कुमार का काव्यगत परिचय आपको देना है। तो यहाँ से देखिए कवि परिचय, वैसे हमारे एमपी बोर्ड में ये चीज फालतू चीज पूछते ही नहीं है ना, बहुत समझदार लोग हैं। आपको से रचना से पूछेगा, है ना, कहाँ से पूछना है, रचना से। तो आप भी क्यों पढ़ो अभी हाल फिलहाल। यहाँ से देखिए रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, और ये साहित्य में स्थान। लेते आओ स्क्रीनशॉट तुरंत। ये दुष्यंत कुमार का है ना, ये रचनाएं हो गई है। सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, छोटे छोटे सवाल और साए धूप, साए में धूप। भाव पक्ष, कला पक्ष, और ये हो गया आपका साहित्य में स्थान, है ना। चलिए यहां से देखिए, बाल मुकुंद गुप्त, तो ये इसका जीवन परिचय यहां से देखिए। ये इनका साहित्य परिचय लिखना है ना। ये यहां से रचनाएं देखिए, अपनी रचनाएं, ये भाषा हो गई है, ये शैली, और ये साहित्य में स्थान। चलिए इसके अथवा वाला प्रश्न ये है आपका, समय किसी के लिए नहीं रुकता, इस पर आपको
अनुच्छेद लिखना है तो देखिए समय निरंतर बीतता रहता है। अनुच्छेद का मतलब क्या होता है, थोड़ी बहुत बातें आपको लिखनी है कि समय निरंतर बीतता रहता है, कभी किसी व्यक्ति के लिए नहीं ठहरता। जो व्यक्ति समय के मोल को पहचानता है वहां जीवन में उन्नति प्राप्त करता है। समय बीत जाने पर, कार्य करने पर फल भी प्राप्त नहीं होती। ठीक है, पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ भी हाथ में नहीं रहता। उसी तरह जो विद्यार्थी है, अब आपके जीवन विद्यार्थी जीवन में है, तो विद्यार्थी सुबह समय पर उठता है, दैनिक कार्य पर करता है, ठीक है, पर समय पर तथा समय पर ही सोता है, वही आगे चलकर सफलता व उन्नति प्राप्त कर सकता है। ठीक है भाई साहब, ठीक है। जो व्यक्ति आलस में आकर समय को गवा देता है, फ्यूचर यानी कि भविष्य उसका अंधकार में हमेशा हो जाता है। संत कवि कबीरदास जी ने भी कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। यानी समय का एक एक पल जो है बहुत मूल्यवान है और वहां बीता हुआ पल वापस लौटकर नहीं आता। इसलिए समय का जो महत्व है उसको पहचानना चाहिए और प्रत्येक विद्यार्थी को नियमित रूप से अध्ययन भी करना चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। ठीक है, जो समय बीत गया उस पर अब, ठीक है, उस पर वर्तमान समय को बर्बाद ना करके आगे की सुध लेना ही बुद्धिमानी होती है। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसमें देख लीजिए आप। प्रश्नों को मैं आपको बताना पड़ेगा, पहले यहां से देखिए आप, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 19। ये हो गया, ये ज्ञान राशि से संचित नाम का ही साहित्य है। तो ये आपका प्रश्न के अनुसार उत्तर है, ज्ञान राशि से संचित नाम का, ये बाकी और यहां पर बचा हुआ है। पहला प्रश्न है कि ज्ञान राशि से संचित कोष का नाम क्या। अच्छा, अब ये जो पूरे बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, इनको मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में और अलग से कवर करूंगा, है ना। यहाँ पे तो थोड़ा सा सॉल्यूशन दे रहा हूँ जल्दी जल्दी, है ना। ज्ञान राशि संचित नाम का जाएगा, देखिए साहित्य है। ठीक है, अगला दिया है उसने कि समाज का सर्वोत्तम फल है साहित्य। साहित्य किसे कहते हैं, तो ज्ञान राशि संचित कोष का नाम ही साहित्य हो गया है। ये सबका हित तो अगला फलाना ढिमका शीर्षक साहित्य हो गया है। सारांश पूछा तो ये सारांश कर देना आपको। ठीक है, हो गया इतना। ये और ये अथवा वाला है, युवक नहीं जो देख संकटों को डर जाता, यहाँ चकोर ही नहीं जो अंगार ना खाता। बलिदानों का पंत नहीं जिसने पहचाना, अरे कह देगा यहाँ कौन है वहां भी है परवाना। उसने रक्त की धार जवानी मांग रही और वीरोचित श्रृंगार जवानी मांग रही। तो ये इस तरह से बलिदान कौन देता है, तो बलिदान, ठीक है, जोश से युक्त तथा संकटों के भय से मुक्त व्यक्ति ही बलिदान दे सकता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि संकटों को से कौन नहीं डरते, तो युवक नहीं डरते हैं।